तो मैंने यहाँ पर एक HTML का फोल्डर बनाया है, इसी के अंदर हम अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड को ओपन करने के कई तरीके होते हैं। आप या तो राइट क्लिक करोगे, यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ कोड। ठीक है, अगर इंस्टॉलेशन के टाइम आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा कि आपको यहीं पर ऑप्शन चाहिए तो मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना मिले। ठीक है, तो अब या तो दो तरीके हैं। या तो आप VS कोड को पहले ओपन कर लो। ठीक है, आपने VS कोड को ओपन किया और उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन मिला है। ओपन फोल्डर के ऊपर आप जाओगे तो अब आप अपना फोल्डर चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के ऊपर आपका फोल्डर है, तो ये HTML का फोल्डर आपने इसको सेलेक्ट किया। ओपन करना बेसिकली जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो सारा कोड किसी एक फोल्डर के अंदर जाने वाला है, तो आपको इसलिए फोल्डर बताना होता है। दूसरा तरीका यह है कि आपको इस तरह से VS कोड को ओपन करना है, उसके बाद फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस एरिया में, है ना। ये जो एक्सप्लोरर वाला साइड बार है यहाँ पर नहीं छोड़ना है हमें। हमें छोड़ना है इसको, यहाँ पर ड्रॉप करना है इस जगह पर। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आपने फोल्डर ओपन किया और ये जो ऊपर एड्रेस बार होता है जिसके अंदर आप अपना स्ट्रक्चर देखते हो कि किस फोल्डर के अंदर आप अभी हो। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि आप HTML के अंदर फोल्डर के अंदर हो, जो फोल्डर डेस्कटॉप पर है, और वो डेस्कटॉप का वाला फोल्डर कहाँ पर है, अफाक्सिया जो यूजर है उसके अंदर है, और वो यूजर्स के अंदर है, और वो सी के अंदर है, इस तरह से है। तो आप ये पूरा हटा के यहाँ से सेलेक्ट किया आपने और यहाँ से इसको हटाया। ठीक है, देखो कैसे हटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर पहले क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने बैक या डिलीट का बटन दबा दिया। अब आपको यहाँ पर लिखना है CMD। क्या लिखना है? CMD। CMD करके एंटर का बटन दबाओगे तो आपका CMD ओपन हो जाएगा। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड, CMD मतलब कमांड। तो एक प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। प्रॉम्प्ट मतलब ये जो पॉपअप खुलकर आया आपके सामने, एक नया एक फॉर्मेट खुलकर आया, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और ये कमांड का एक प्रॉम्प्ट है, यहाँ से आप कमांड देते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कोड स्पेस डॉट फुल स्टॉप, है ना। इतना लिखने के बाद अगर आप एंटर का बटन दबाओगे तो इस सेम पाथ पर, यानी सेम फोल्डर पर, है ना, ये आपके VS कोड को ओपन कर देगा। और इस फोल्डर को यहाँ पर देखो, इसने अटैच भी कर दिया HTML फोल्डर को। ठीक है, बस ये कुछ तरीके थे। खैर, अब इसका फायदा ये होगा आपको कि अब आप यहाँ पर VS कोड से जितनी भी फाइल्स वगैरह बनाओगे सब उसी फोल्डर के अंदर जाकर क्रिएट होने वाली है। ठीक है, अब आप यहाँ पर HTML की फाइल्स बनाते हो, जिसके अंदर सबसे पहली जो फाइल होगी आपकी वो index.html होनी चाहिए। ठीक है, या आप कुछ भी फाइल बनाओ सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आप about.html भी बना सकते हो, आप contact.html भी बना सकते हो, लेकिन जो आपकी सबसे मेन और सबसे फर्स्ट वाली फाइल होनी चाहिए उसका नाम आपको रखना है ऑलवेज क्या, index.html। समझ गए बात? ये बात पता है आपको आपके? जी यस सर। ओके, तो ये बेसिकली हमारा होम पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है। ये हम इसलिए बनाते हैं index.html, ताकि हमारी हम ये बता सके कि बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी फाइल ओपन होगी वेबसाइट के अंदर। अगर देखो मैं यहाँ से इसको डिलीट मार दूं, ठीक है, देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो अब हमारे पास अबाउट है, मैंने यहाँ पर लिख दिया अबाउट, सेव कर देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पर है कॉन्टेक्ट। अभी बस मैं कुछ कोड नहीं लिख रहा हूँ, बस ये दो फाइल है। तो अगर आपके पास index.html फाइल नहीं होगी और आप इसको ओपन करना चाहोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको अपलोड कर दोगे वेबसाइट वाले सर्वर के ऊपर, आपने इसको अपलोड कर दिया, तो जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो देखो उनको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी एक पेज नहीं खुलेगा उनके आगे, यूजर्स के आगे कोई एक पेज नहीं खुलेगा, बल्कि इस तरह से एक एरर मैसेज आ जाएगा। मतलब इस तरह से एक मैसेज टाइप दिखाएगा कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, कोई फाइल ओपन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल about.html, contact.html। अब हमें यूजर को ये नहीं दिखाना है, बल्कि हम दिखाना चाहते हैं कि भाई एक पेज बाय डिफॉल्ट खुल जाए, उसके बाद वो नेविगेट कर ले जिस भी पेज के ऊपर वो जाना चाहता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि एक फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन करनी है, तो जिस फाइल को आप बाय डिफॉल्ट ओपन करना चाहते हो उसका नाम आपको रखना पड़ेगा index.html। तो अगर आपके पास इस बार index.html होगा, ठीक है, ये फाइल होगी अगर आपके पास, तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि फर्स्ट वाली फाइल यानी जो भी आपकी index.html होगी वो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगी। अगर देखो मैं फिर से इसको गो लाइव करता हूँ, यहाँ से गो लाइव किया मैंने और आप यहाँ पर आए, इस बार देखो इसने आपको ऑप्शन नहीं दिया कि कौन सा पेज ओपन करना चाहते हो, बल्कि डायरेक्टली इसने index.html को ओपन कर दिया। सही है ना भाई? तो उसकी वजह क्या है कि आपने इस बार उसका नाम रखा है index.html, तो इंडेक्स फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि आपको बस एक टेम्पलेट लेना है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। इस टेम्पलेट को ले सकते हैं हो आप HTML लिखकर,
HTML:5 लिखकर एंटर दबाओगे तो ये बेसिक कोड आपको लिख कर दे देगा। या फिर आपको यहाँ पर लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क, और जैसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हो तो ये इधर ये देखो आपका आपके पास ये एक टेम्पलेट आ गई। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे या एंटर का बटन दबाओगे तो ये टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक कोड होता है जो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो क्यों ना VS कोड ही लिख कर दे दे आपको, अगर आपको लिखना ही है तो। अब इसके अंदर यहाँ पर आप अपना HTML का कोड लिख सकते हो। HTML के अंदर हर एक काम टैग के थ्रू होता है। टैग किसे कहते हैं? जो भी चीज ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में आती है उसको एक टैग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा ए, तो ये ए टैग हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा हेडर, ये हेडर टैग हो गया। तो हर एक टैग का एक नाम भी होता है, और हम टैग को उसी नाम से बुलाते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा पी, तो ये पी टैग कहलाएगा। यहाँ पर आपने लिखा H1 तो H1 टैग कहलाएगा। H2 टैग कहलाएगा। H3 लिखा तो H3 टैग कहलाएगा। अगर आपने यहाँ पर लिखा फुटर तो ये फुटर टैग कहलाएगा। और अगर आपने यहाँ पे लिखा हेडर तो ये हेडर टैग कहलाएगा। टेबल लिखा तो टेबल टैग कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक टैग होता है। लेकिन हम जितने भी टैग लगाते हैं उनको हमें क्लोज भी करना पड़ता है। अब ये क्या मतलब है? एक्चुअली आपने यहाँ पर लिखा कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो हर काम यहाँ पर टैग के थ्रू होगा। तो पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर एक टैग है जिसका नाम है पी टैग। ठीक है, तो ये पी टैग आपने यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है अपना, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, आपको इतना बड़ा पैराग्राफ लिखना था। तो अब आपको बताना है कि मैंने जितना टेक्स्ट लिखना था पैराग्राफ के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको बताना है कि ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए या बताने के लिए कि ये चीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, आपने ये जो चीज यहाँ पर स्टार्ट करी है उसको यहाँ पर एंड भी करना होगा। अब एंड करने का तरीका भी सेम है कि आपको लेस देन ग्रेटर देन लगाना है और पी टैग लिखना है। तो ये भी पी टैग है और ये भी पी टैग है, लेकिन अभी दोनों सेम है। ये भी सेम है और ये भी सेम है। अगर आपको बताना है कि नहीं ये सेम नहीं है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो बताने के लिए आपको इस बार नेम से पहले स्लैश लगाना होता है। नेम से पहले क्या लगाना होता है भाई? फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर। यश। तो इसका मतलब हो गया कि ये एंड टैग है और ये स्टार्ट टैग है। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे टैग आते हैं। हर एक काम करने के लिए यहाँ पर एक टैग है। अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो उसके लिए यहाँ पर एक टैग है जिसे हम कहते हैं H1 टैग। ठीक है, तो H1 मतलब हेडिंग नंबर 1। ठीक है, हेडिंग 1। ठीक है, लेकिन H1 का मतलब एक्चुअली हेडिंग नंबर 1 नहीं है, बल्कि लेवल 1 है। ठीक है, लेवल 1 हेडिंग। इसमें थोड़ा सा फर्क है, देखो आप समझो। मान लो आपको 10 हेडिंग लिखनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने यहाँ पर लिखा कि दिस इज, या आपने यहाँ पर लिखा कि हेडिंग 1। ठीक है, और उसके बाद आपको हेडिंग 2 लिखनी है तो H2। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा हेडिंग 2, और उसके बाद आपको हेडिंग 3 लिखनी है तो H3 है। फिर हेडिंग 4 के लिए H4 है, फिर हेडिंग 5 के लिए H5 है, और फिर हेडिंग 6 के लिए H6 है। लेकिन यहाँ पर H6 तक ही टैग यूज होते हैं। H6 के बाद H7 कोई टैग नहीं है यहाँ पर HTML के अंदर, है ना। देखो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैंने लिखा H6 एंटर किया, देखो उसने ओपन और क्लोज दोनों कर दिया। लेकिन अगर मैंने लिखा H7 और मैंने एंटर किया तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि H7 कोई टैग ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर्स नहीं है, ठीक है, बल्कि लेवल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई बुक लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बुक कोई बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें जो उस डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा उसको आप लिखोगे हेडिंग 1 से। जो सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट का नाम है या जो बुक का नाम है, ठीक है, उसको आप लिखोगे H1 से। उसके बाद मान लो उस बुक के अंदर 5 सेक्शन है या 4 सेक्शन है। ठीक है, तो हर एक सेक्शन का नाम आप लिखोगे H2 से। और फिर मान लो उस सेक्शन के अंदर, हर एक सेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर 4 ब्लॉक हैं, तो उनकी हेडिंग आप लिखोगे H3 से। और उन ब्लॉक के अंदर की जो चीजें होंगी उनकी हेडिंग आप लिखोगे H4 से। उनके अंदर की जो हेडिंग्स होंगी उनको लिखोगे H5 से, और फिर H6 से। समझ गए बात? ये चीज है। लेकिन अगर आप कोई बुक नहीं लिख रहे हो या आप कोई चीज कोई अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं लिख रहे हो, मतलब आपको बस नॉर्मल वेबसाइट बनानी है, तो ऐसा कोई रूल है नहीं। आप कोई भी हेडिंग इसके अंदर से कहीं पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन
H1 जो है वो आपके पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। इसके अलावा H2 कई बार आ सकता है, और कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। और H3, H4, H5 और H6 भी कितनी बार भी आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। आप चाहो तो सारा टेक्स्ट H6 के अंदर लिख दो, या H5 या H4 के अंदर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जो H1 है वो आपके पूरे HTML के पेज के अंदर, पूरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक पेज की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अबाउट डॉट HTML है, आपने यहाँ पर ये यूज किया, तो इसके अंदर H1 आपने यहाँ पर एक लिखा। उसके बाद H1 दोबारा नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि H1 एक आ चुका है। हाँ, H2 आ सकता है, ये H2 है। और H2 कई बार आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन H1 सिर्फ एक ही बार आएगा। सिमिलरली इस पेज के अंदर भी आपने यहाँ पर H1 लिखा। ठीक है। तो H1 आ चुका है, अब H1 दोबारा नहीं आएगा। आप दोबारा लिख सकते हो, वो चल जाएगा, मतलब काम करेगा आपका। लेकिन आप उसको लिखोगे नहीं। उसकी वजह यह है कि गूगल का जो रोबोट होता है वो आपके H1 को टाइटल समझता है। ठीक है, कि ये बुक का या पेज का टाइटल है। अगर आप टाइटल को दो बार लिख दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो टाइटल को एक्चुअली रैंक कराता है, कि मान लो यहां पर आपने लिखा कि बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन साउथ दिल्ली। तो गूगल का रोबोट जो है वो H1 के अंदर जो कंटेंट आप लिखते हो उसको पढ़ता है। और यूजर जो चीज सर्च करते हैं, अगर वो सर्च इसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि हाँ ठीक है, जो यूजर ने सर्च किया फॉर एग्जांपल बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, है ना। तो यूजर ने सर्च किया बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन साउथ दिल्ली, लेकिन बस एक साउथ वर्ड ही तो अलग है, बाकी तो सेम है। ठीक है। तो गूगल का रोबोट इस वर्ड को मैच कराता है, कि अगर मैच हो रहा है तो इस ब्लॉग को भी, या इस पोस्ट को भी, या इस पेज को भी रैंक कराकर यूजर को दिखा देगा। ठीक है। अगर आप H1 दो बार लिख दोगे यहाँ पर, और इसके अंदर आपने कुछ और लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया कि, यहाँ पर आपने लिखा कि वेब साइट डेवलपमेंट कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा वी है। ठीक है। तो गूगल का रोबोट कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाला है टाइटल या ये वाला है, और वो रैंक ही नहीं कराएगा उसको। ठीक है। इसलिए आप H1 एक ही बार लिखते हो, दो बार नहीं लिखते हो। हालांकि अगर आपने दो बार लिखा है तो काम तो कर जाएगा, वो दिखाई देने से मना नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये H1 है, और ये इसको भी मैं H1 ही कर देता हूँ। ठीक है। ये भी क्या है, हेडिंग वन ही है मान लो। तो अगर आप इसको यहाँ पर चेक करोगे तो देखो, अगर मैं इसको गो लाइव करूँ, तो ऐसा नहीं कि ये अपेयर नहीं होगा, बल्कि ये प्रॉपर शो होगा। ठीक है। देखो, ये भी हेडिंग वन दिखा रहा है और ये भी हेडिंग वन दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है। लेकिन गूगल का रोबोट कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपके पेज को रैंक नहीं कराएगा। इसलिए H1 एक ही बार होना चाहिए। इसके अलावा H2 से लेकर H6 तक जितनी भी हेडिंग्स हैं वो कभी भी कितनी बार भी आ सकती हैं। उसके बाद अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए पी टैग है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कोई भी पैराग्राफ। ठीक है। इसके अंदर आप डमी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आपको लिखना है लॉरेम, LOREM, लॉरेम। और इसके बाद आप जितने डिजिट लिखोगे, ठीक है, जितना नंबर आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल 10 आपने लिखा या 20 लिखा और एंटर का बटन दबाओगे, तो उतने ही डमी वर्ड्स ये आपको दे देगा। और ऐसे ही यहाँ पर यू टैग है अंडरलाइन के लिए, यहाँ पर आपने लिखा यू। तो इससे क्या होता है, टेक्स्ट अंडरलाइन होता है। देखो ये टेक्स्ट क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक टैग है आई टैग, जिसके अंदर जो भी चीज आप लिखते हो वो क्या होता है, इटैलिक होता है। देखो ये इटैलिक है ये रहा। ठीक है। इटैलिक मतलब थोड़ा इस तरह से टेढ़ा। ठीक है। ये इटैलिक होता है। आपने बी लिखा, बी टैग, इसके अंदर जो भी चीज आप लिखते हो बी टैग के अंदर वो क्या होता है, बोल्ड होता है। ऐसे ही आपने यहाँ पर लिखा मार्क टैग। ठीक है। इसके अंदर आप जो भी चीज लिखते हो वो हाइलाइटर पेन की तरह यूज होता है, हाइलाइटर की तरह यूज होता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक है DEL टैग, यानी डिलीट टैग। इसके अंदर आप जो भी चीज लिखते हो, ठीक है, वो स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। ठीक है। उसके बीच में एक लाइन आ जाती है, लाइन थ्रू, इसको हम कहते हैं लाइन थ्रू या स्ट्राइक थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट सामने आपको नजर तो आता है, लेकिन वो कर दिया जाता है, ताकि ये बताया जा सके कि ये चीज अब फॉलो के अंदर नहीं है। ठीक है। ये हाईलाइट है,
ये भी एक तरह का हाइलाइटर ही है, फोकस करने के लिए यूज होता है। ये है एग्जाम्पल देने के लिए इटैलिक। और अंडरलाइन का मतलब भी थोड़ा फोकस ही होता है, फोकस के लिए यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे टैग हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टैग है, मार्क हो गया, डीएल हो गया, हाँ। एक यहाँ पर है SUP, सुपर टैग। इसके अंदर क्या होता है, आप इसके अंदर जो भी चीज लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा TM, तो वो छोटा सा करके ऊपर की तरफ नजर आता है, देखो ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा कि ए एक H1 है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा लोगो, और इस लोगो के अंदर ही, ठीक है, H1 के अंदर ही देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये H1 टैग स्टार्ट हुआ इधर, और इधर आपने क्लोज किया, और उसके H1 के अंदर ही एक और टैग आपने ऐड कर दिया। ठीक है, SUP। तो इस तरह का काम करने को कहते हैं हम नेस्टिंग। ठीक है, नेस्टिंग मतलब टैग के अंदर टैग ऐड करना। फॉर एग्जांपल ये बॉडी टैग स्टार्ट हुआ आपका, और ये बॉडी टैग क्लोज हुआ, और ये सारे के सारे टैग इसके अंदर है। ठीक है नहीं है? तो इसको हम कहते हैं नेस्ट करना, मतलब चाइल्ड, पेरेंट के अंदर चाइल्ड्स ऐड करना, यानी एक पेरेंट के अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स का होना। तो ये देखो आप कितने सारे चाइल्ड हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं नेस्टिंग। तो जैसे बॉडी के अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स आ सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आपने H1 के अंदर भी SUP टैग ऐड किया है। तो ये इससे क्या होता है, SUP टैग से ये किसी चीज को छोटा सा करके ऊपर की तरफ दिखाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ दिखाता है। एक ऐसे ही यहाँ पर होता है, यहाँ पर अगर मैं H2 यूज कर लूं, और यहाँ पर एक होता है SUB। ठीक है, एक SUP है, उसमें क्या होता है, छोटा सा करके ऊपर की तरफ नजर आता है। एक SUB होता है सब स्क्रिप्ट, इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट, SUB, सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि कोई चीज नीचे की तरफ नजर आती है, इसमें ऊपर की तरफ नजर आती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब इसको हम यूज क्यों करेंगे। आपने यहाँ पर लिखा है H3, और इसके अंदर आपने यहाँ पर लिखा H2O, H2O। आप जानते होंगे कि H2O किसे कहते हैं, लेकिन आप शायद इसके ऊपर आपने फोकस दिया नहीं दिया, वैसे तो दिया ही होगा, कि टू जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा होता, बल्कि नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर हाफ लाइन के अंदर, हाफ लाइन के बाहर। तो यहाँ पर हम टू को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, बल्कि SUB टैग का यूज करेंगे, और टू को लिखेंगे SUB टैग के अंदर, यानी सब स्क्रिप्ट के अंदर। तो उससे क्या होगा कि टू को ये हाफ लाइन के अंदर और हाफ लाइन के बाहर रख देगा। ऐसे ही आपने लिखा होगा कि 10th और 12th, ठीक है, या सेकंड, ठीक है। तो ये आपने 10th ही लिखा है, 12th लिखा, ठीक है। तो 10th और 12th के अंदर आपने देखा होगा कि जो T और H यहाँ पर लिखा होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 10th में T और H नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि आपने SUB टैग यूज कर लिया। अगर मैं इसको P में बदल दूं, SUP कर दूं इसको, तो इस बार T और H कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ यूज हो गया। तो उसके लिए यूज होता है, ये है एग्जाम्पल। H2O में टू नीचे है, और 10th और 12th में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में जो T और H है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ जा चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कमेंट्स। ठीक है, भाई किसी को कोई डाउट हो ना अगर कहीं पर भी, तो फौरन हाथों हाथ रोक देना। मैं फास्ट फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है ना। अगर जी आपको जी लगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, या इसके अंदर मुझे कोई डाउट है, या ये मुझे समझ नहीं आया, तो हाथों हाथ मुझे रोक देना। ठीक है रवि। जी जी ओके। हाँ भाई, एक चीज होती है, हम उसको कहते हैं कमेंट। ठीक है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। कमेंट वैसे हम रियल लाइफ के अंदर तो बहुत अलग चीज के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर कुछ और मकसद होता है उसका। ठीक है, कमेंट करना मतलब किसी चीज के बारे में बात करना। ठीक है, कि आपको एक ऐसा लगा, या आप उसके बारे में फीडबैक दे रहे हो, ठीक है, ये रिव्यू पास कर रहे हो। तो यहाँ पर भी कमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम कुछ और है। ठीक है, और वो क्या है, मतलब है तो सिमिलर सी चीज, लेकिन काम कुछ अलग तरीके से करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो कि ऊपर, ऊपर, हाँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ऊपर हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सब सिंपल HTML टैग्स थे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो आप यहाँ पर देखो कि जो चीज आपने लिखी थी वो भी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ गई, है ना। आपने जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा था वो कहाँ आ गया, स्क्रीन के ऊपर सामने आपको नजर आने लगा। देखो ये रहा, ऊपर हमने जो भी चीजें लिखी पढ़ी थी, पढ़ी हैं, वो सब क्या है, सिंपल एचटीएमएल टैग्स थे, ठीक है। इस तरह से ये भी यहाँ पर लिखा आ गया। हालांकि आप क्या चाहते थे कि ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो, ये बस आप अपने कोड को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, या कोड को रीडेबल बनाने के लिए, या कोड को मेमोरेबल बनाने के लिए, या इजी करने के लिए आपने यहाँ पर कोई कमेंट पास किया था, कुछ लिखा था आपने। हालांकि आप उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो कि आप यहाँ तो लिख दो अपने कोड के अंदर, ठीक है, लेकिन वो चीज स्क्रीन के ऊपर ना आए। तो उसके लिए आपके पास एक टैग है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कमेंट टैग, ठीक है। उसको कैसे लगाते हैं, देखो टैग मैंने आपको कैसे बताया था, लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ पर टैग का नाम नेम आएगा, यही तो बताया था मैंने। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है कि आपने यहाँ पर लिखा लेस देन, फिर यहाँ पर आपको लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आपने लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है हाइफन, और फिर से हाइफन, फिर से हाइफन। तो इससे क्या होता है, यहां से कमेंट स्टार्ट हुआ है आपका, ये मतलब कमेंट के लिए स्टार्ट टैग है, कमेंट का स्टार्ट है ये। अब जहां से कमेंट स्टार्ट हुआ है, मतलब यहां से कमेंट स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, तो इसको क्लोज भी करना होगा। जैसे आप टैग को क्लोज करते थे ऊपर, कि आपने यहाँ पर आई टैग स्टार्ट किया, आई को क्लोज किया, यू को स्टार्ट किया, यू क्लोज किया, बी स्टार्ट किया, क्लोज किया, मार्क स्टार्ट किया, क्लोज किया, डी एल स्टार्ट किया, क्लोज किया। सिमिलरली आपको, आपने यहाँ पर कमेंट स्टार्ट किया तो उसको क्लोज भी करना है, तो क्लोजिंग के लिए यहाँ पर क्या है, हाइफन हाइफन ग्रेटर देन, हाइफन हाइफन ग्रेटर देन। अब इसकी खास बात यह है, इसकी खास बात यह है कि इसके बीच में, यानी इसके और इसके बीच में, समझ गए, जो भी चीज आएगी वो एक कमेंट बन जाती है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आप उसको कोड के अंदर तो लिख पाते हो, देखो आपने यहाँ पर कमेंट लिख दिया, कमेंट वर्ड लिखा है, लेकिन वो कमेंट वर्ड आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, 12th है और ऊपर हमने जो भी चीज लिखी हुई इस तरह से आ रहा है ना। तो ये है, इस बार आप यहाँ पर देखो कि अगर आप चाहते हो कि ऊपर हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, ये सब, ये जो लाइन है, आप इसको यहाँ पर दिखाना चाहते हो लेकिन स्क्रीन पर दिखाना नहीं चाहते हो, तो आप इसको कमेंट में बदल सकते हो। तो आपने यहाँ पर लिखा लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन, ये स्टार्ट हो गया कमेंट। और आप यहाँ पर देखो कि वो नीचे वाली चीज को भी, 10th, अब देखो 12th के बाद कुछ नहीं बचा आपके पास, है ना, 12th के बाद इस बार कुछ नहीं है। हालांकि आप यहाँ पर देखो कि एक तो ये है टेक्स्ट, और एक नीचे वाला पी टैग भी था, तो पी टैग तो आता कम से कम। लेकिन क्या हुआ कि आपने कमेंट स्टार्ट किया लेकिन कमेंट को एंड नहीं किया, तो वो एंड तक पूरा का पूरा एरिया उसने अपने अंदर ही ले लिया, समझ के बाद। तो अब आपको एंड करना पड़ेगा कि नहीं, कमेंट को यहाँ पर खत्म कर दो, ताकि ये वाला पार्ट तो सही से शो हो, बस यही वाला पार्ट आपको शो नहीं करना है। तो आपने लेस देन हाइफन हाइफन ग्रेटर देन लिखा, तो इस बार आपका क्या हुआ, कमेंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। इस बार ये पी कमेंट का पार्ट नहीं है, यानी कि ये स्क्रीन के ऊपर शो होगा, और ये पूरा का पूरा कमेंट का पार्ट है, तो ये पूरा ये स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये पैराग्राफ के अंदर की चीज यहाँ पर शो हो रही है, और पैराग्राफ से पहले और 12th के बाद जो एक बीच में था यहाँ पर कंटेंट या टेक्स्ट, वो शो नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कमेंट, ठीक है। अब इसका कमेंट के दो फायदे हैं, एक तो ये है कि मान लो क्लाइंट ने आपको बोला कि ये जो सारी चीजें आपने यहाँ पर लिखी हैं, ये सारी की सारी ऊपर तक, ये आपको नहीं चाहिए, या आप ये जो लोगो लोगो और ये जो ये चारों चीजें हैं ये आपको नहीं चाहिए, तो आप या तो डिलीट करोगे इसको। आपने यहाँ से यहाँ तक देखो ये सारी चारों चीजें सेलेक्ट करी और डिलीट कर दी, तो आप यहाँ पर देखोगे तीन, ये चारों चीजें हट गई, यहाँ पर बात खत्म हो गई। लेकिन नेक्स्ट डे क्लाइंट ने आपको बोला कि भाई वो सारी चीजें आपको वापस चाहिए जो आप कल आपने डिलीट करी थी, अब आपको दोबारा लिखना पड़ जाएगा। अब ये तो एक 4 लाइन का कोड है, मान लो वो कोड जो क्लाइंट ने आपसे डिलीट करवाया था वो 1000 लाइन का कोड था, या 4-5 हजार लाइन का कोड था, तो आप क्या करोगे, अब तो फंस गए आप, 4-5 लाइन, 5 हजार लाइन आपको दोबारा लिखनी पड़ जाएंगी। तो उससे बचने के लिए आप अपने कोड को सेफ रख के चलते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोड को कमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो इस बार मैंने इस कोड को कमेंट बना दिया, देखो कैसे। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है कि आप पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लो पहले, और उसके बाद कंट्रोल का बटन पकड़कर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, जो आपके कीबोर्ड के अंदर बटन होता है
क्वेश्चन मार्क के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला बटन आप दबाओगे तो एक साथ, है ना, तो इसको कमेंट आउट कर देगा ये। और इस बार आपका कोड यहाँ पर नहीं है स्क्रीन के ऊपर क्योंकि वो कमेंट है, लेकिन आपके कोड के अंदर वो चीज है, यानी आप उसको रीयूज कर सकते हो। आपने वापस से अनकमेंट कर दिया उसको सेम ही शॉर्टकट से, शॉर्टकट की से। तो अब इस बार यहाँ पर देखो ये वापस आ गया, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने फिर से कमेंट कर दिया तो यहाँ से डिलीट, और आपने अनकमेंट कर दिया तो वापस आ गया। तो कोड आपके पास रहता भी है ना, और वो शो भी नहीं होता है। तो होता क्या है कि जिस चीज को आप कमेंट कर देते हो, ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, यानी उसको चलाता नहीं है, उसको कॉल नहीं करता है। समझ गए बात? उस कोड को ब्राउजर नहीं चलाता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है। एग्जीक्यूट करना मतलब रन करना, एग्जीक्यूट करना मतलब रन करना। बिल्कुल। ठीक है भाई। यस। तो ये है कमेंट। दूसरा इसका फायदा यह है कि आप अपने कोड के अंदर अपने कोड को समझाने के लिए कुछ कमेंट पास कर सकते हो, ताकि कोई दूसरा डेवलपर अगर आपके कोड के ऊपर काम करे तो वो आपके कोड को इजीली समझ जाए कि कहाँ से क्या चीज स्टार्ट हुई है, या ये कोड किस लिए है, या ये कोड किस लिए है। ठीक है। तो मान लो ये अबाउट का पेज है, तो यहाँ पर आपने लिखा एक कमेंट कि अबाउट स्लाइडर, ठीक है, सेक्शन, या आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखा स्लाइडर सेक्शन, ठीक है। और आपने यहाँ पर लिखा स्टार्ट, और यहाँ पर आपने लिखा एंड, ठीक है। तो ये दो कमेंट आपने पास किए। इसका फायदा ये होगा कि अब आप जो भी स्लाइडर का कोड लिखोगे, स्लाइडर के लिए आप जो भी कोड लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने लिखा डिव है, और इसके अंदर इसके अंदर 3 डिव हैं, ठीक है, इस तरह से। तो दूसरा डेवलपर जब आएगा और वो देखेगा कि अच्छा ये स्लाइडर सेक्शन स्टार्ट है और ये स्लाइडर सेक्शन एंड है, यानी ये स्लाइडर का कोड है यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक किसका कोड वो देख कर समझ जाएगा कि ये स्लाइडर का कोड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला है और यहाँ पर स्लाइडर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने फिर से एक कमेंट डाला और यहाँ पर आपने लिखा कि टीम सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पर आपने लिखा टीम सेक्शन एंड। तो अब टीम सेक्शन का जितना भी कंटेंट आएगा वो किसके अंदर आएगा? इन दोनों कमेंट के अंदर आएगा। मतलब ये एक फायदा आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होता है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, कोड आसान होता है रीड करने के लिए। ठीक है, समझना कोड को आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने कोड को समझा देते हो सामने वाले डेवलपर को कि भाई ये स्लाइडर का कोड है और ये टीम सेक्शन का कोड है, यहाँ इन दोनों के बीच में। समझ गए? और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आप धीरे धीरे एग्जीक्यूट करोगे, समझोगे, परखोगे और जानोगे। ठीक है भाई, चलो खैर आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको अगर कोई लिस्ट बनानी है तो दो तरह की लिस्ट होती है। एक लिस्ट है यहाँ पर ओएल यानी ऑर्डर लिस्ट, और एक लिस्ट है यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट यानी यूएल। ठीक है, दोनों के अंदर क्या फर्क है? दोनों के अंदर काम आप सेम तरीके से करोगे, यानी कि आपको लिस्ट आइटम जो ऐड करने हैं वो एल टैग का यूज करके करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा आइटम 1, ठीक है, या आप आइटम आइटम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बहुत सारा। और यहाँ पर भी आपने एल टैग का यूज करोगे आप इसके अंदर भी आइटम्स को लिखने के लिए। ठीक है, फर्क इन दोनों के अंदर यह है कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर 1 2 3 4 5 आता है, और जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर 1 2 3 4 5 या कोई भी ABCD या रोमन नंबर नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर सिंबल आते हैं, राउंड या स्क्वायर, ठीक है, या सर्कल, इस तरह के सिंबल्स आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3 4 या ABCD आता है। समझ गए बात? मान लो आपको लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी है, आपको आइटम 2 जो है उसके अंदर एक और लिस्ट चाहिए। तो अब आइटम, ये है आइटम 2, ठीक है, इसके अंदर LI के अंदर ही आपको यूएल लिखना है फिर से। या ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो यूएल। उसके बाद LI आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपने लिखा सब, सब आइटम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि आइटम के अंदर ये सब आइटम बन जाते हैं। समझ के बाद फॉर एग्जाम्पल आइटम 5 के अंदर आपको कोई एक सब लिस्ट चाहिए, तो इस आइटम के बाद यहाँ पर एंटर का बटन दबाओ। आपने यहाँ पर लिखा OL, ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो। उसके बाद LI, यहाँ पर आपने लिखा सब आइटम, और यहाँ पर आपने इसको कॉपी पेस्ट किया। तो आप यहाँ पर देखो आइटम 5 के अंदर की तरफ बनी है ये लिस्ट। समझ गए बात? ऐसे ही यहाँ पर लिस्ट के साथ साथ कुछ इसकी डिजाइनिंग भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये OL देख रहे हो, OL टैग है,
ठीक है, यहाँ पर हाँ चलो एक नई चीज छेड़ता हूँ वहां पर। एक चीज होती है, मैं एक कमेंट पास कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं भाई? एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी या एक्स्ट्रा क्वालिटीज। एक्स्ट्रा क्वालिटीज, ठीक है। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा क्वालिटीज को। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, ठीक है, दो लड़के हैं, दोनों की सेम एज है, सेम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, सब कुछ सेम काम करते हैं, लेकिन उनमें से जो एक लड़का था वो उसने एक एक्स्ट्रा करिकुलम ऐड कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल वो स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने लगा, ठीक है, और वो कुछ सालों में इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलने लगा। और दूसरे लड़के ने नहीं सीखी इंग्लिश, ठीक है, तो जो जिसने सीखी है उसके अंदर वो एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई है ना, तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, जो कोई बंदा मेहनत से अपने अंदर ऐड करता है। या एट्रीब्यूट कहते हैं एक ऐसी चीज को जो इंसान के बिहेवियर को चेंज कर देता है। ठीक है। सिमिलरली एचटीएमएल के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं उनके बिहेवियर को या उनके लुक को या उनके स्टाइल को चेंज कर देते हैं। समझ के बात? तो हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं यहां पर। आप देखो, ये एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो जिससे इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा कलर, पता नहीं अब काम करता नहीं करता, एक बार मैं करके देखता हूँ। ठीक है। नहीं, अब ये हटा दिया गया है ना, दूसरा तरीका ही अब यूज होता है। तो अब देखो यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, या एट्रीब्यूट वो चीज होती है जो एलिमेंट के बिहेवियर को